गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर वही है चैप्टर 11 अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना, और टॉपिक रहेगा आज का मैसूर और कंपनी के बीच संघर्ष यानी मैसूर की लड़ाइयाँ। भारत में एक और अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हो रही थी तो दूसरी ओर दक्षिण भारत में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य बनता जा रहा था। मैसूर का नेतृत्व पहले हैदर अली फिर उसके बेटे टीपू सुल्तान ने किया। हैदर अली एक योग्य सेना नायक था जो धीरे धीरे अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहा था। अंततः 1761 ईस्वी में वो मैसूर की शासकीय शक्तियाँ अपने हाथ में लेने में सफल हो गया था। उसका बचपन तो विपरीत परिस्थितियों में गुजरा क्योंकि उसके पिता की उम्र 7 साल की हो गई थी, लेकिन बाद में वह भी अपने पिता की तरह इसी राज्य में बूढ़ी कोट की जागीर का मालिक भी था। और हैदर अली एक फौजदार से एक मैसूर का शासक बना और उस समय कृष्णराव मैसूर का शासक था, लेकिन वह नाम मात्र के लिए था। वास्तविक सत्ता उसके एक मंत्री नंजराज के हाथ में थी। कर्नाटक के युद्ध के दौरान हैदर अली को अपनी ताकत बढ़ाने के अवसर मिले। इन युद्धों के दौरान हैदराबाद के निज़ाम की हत्या होने पर उसके खजाने का एक हिस्सा हैदर अली के हाथ लग गया। इस धन का उपयोग उसने फ्रांसीसी के सैनिकों की सहायता से सेना संगठित करने के लिए किया। त्रिचनापल्ली के हमले के समय कुछ ब्रिटिश तोपें उसके हाथ लग गई। 1775 में उसकी बढ़ती ताकत के फलस्वरूप उसे डिंडीगुल का फौजदार बनाया गया। अगले 5 वर्षों में वह अपनी योग्यता एवं ताकत के बल पर नंजराज को हटाकर स्वयं उसकी जगह मैसूर का कर्ता धर्ता बन गया। हैदर अली ने मैसूर को एक शक्तिशाली विस्तृत राज्य बनाने की नीति अपनाई, जिसे अंग्रेजों के राजनीतिक एवं व्यापारिक हितों के लिए खतरा माना गया। अंग्रेजों के साथ साथ मराठे और निजाम हैदराबाद भी इस नीति से आशंकित हुए, फलतः टकराव होना जरूरी था। अंततः आंग्ल यानी अंग्रेजों और मैसूर के बीच संघर्ष शुरू हुए। 1766 से 1799 ईस्वी के मध्य 4 युद्ध हुए, जिनमें अंतिम तौर पर अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर की शक्ति को कुचलने में सफल हो गई। भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना की दिशा में यह उनकी महत्वपूर्ण सफलता थी। तो आंग्ल मैसूर युद्धों का वर्णन इस प्रकार से है, यानी मैसूर की 4 लड़ाइयों का वर्णन हम इस प्रकार से हैं। मैसूर युद्धों के जो कारण थे, अंग्रेजों और मैसूर के मध्य होने वाले युद्धों को आंग्ल मैसूर युद्धों के नाम से जाना जाता है। इनमें से प्रत्येक युद्ध के कुछ तत्कालिक कारण अवश्य थे, लेकिन मूलतः यह युद्ध उस टकराव का परिणाम था जो ब्रिटिश कंपनी के हितों को उभरते हुए मैसूर राज्य के मध्य पैदा हुए। तत्कालिक कारण तो बहाने मात्र ही थे। पहला था मैसूर की विस्तारवादी नीति। मैसूर की विस्तारवादी नीति में है हैदर अली योग्य तो था ही, उसके लिए दक्षिण में मैसूर के विस्तार के लिए परिस्थितियां भी अनुकूल थी। कर्नाटक व हैदराबाद में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छिड़ा हुआ था। मराठे पानीपत की हार से त्रस्त थे। इस कमज़ोर राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए हैदर अली ने सत्ता संभालते ही कुछ वर्षों में मैसूर की सीमाएं उत्तर में हैदराबाद और पश्चिम में कृष्णा नदी तक पहुंचा दी। उसके राज्य में लगभग सारा कर्नाटक तथा तमिलनाडु व मालाबार के हिस्से शामिल थे। यह कंपनी के मद्रास केंद्र के लिए प्रत्यक्ष खतरे की घंटी थी। लेकिन इसी विस्तारवादी नीति से मराठे और निजाम हैदराबाद भी चिंतित था। अतः अंग्रेजों के लिए मैसूर के खिलाफ इन भारतीय शक्तों से गठजोड़ करना संभव हो गया था। भारतीय शासकों के आपसी टकराव एवं फूट का लाभ उठाने की नीति कंपनी कर्नाटक के युद्धों के दौरान ही अपना चुकी थी। मैसूर के फ्रांसीसियों से मित्रता पूर्वक संबंध। ब्रिटिश कंपनी भारत में अपना राज स्थापित करने के लिए यहाँ के शासकों में फूट का लाभ उठाना चाहती थी, और वो फूट डलवा भी रही थी, उसे बढ़ावा भी दे रही थी। ऐसी स्थिति में हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष से लाभ उठाने की नीति उठाई। इन दोनों कंपनियों में खूनी संघर्ष चल रहा था। अपनी सेना को आधुनिक हथियार और उनका प्रशिक्षण दिलवाने के लिए मैसूर के इन शासकों ने फ्रांसीसियों से सहायता ली, जिसे अंग्रेज बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और ये भी एक कारण था। तीसरा, ब्रिटिश व्यापारिक हितों को चुनौती। दक्षिणी भारत में कर्नाटक, तमिल व मालाबार क्षेत्रों
मसालों के उत्पादन में प्रमुख थे। इन पर मैसूर का अधिकार होना ब्रिटिश हितों के अनुकूल नहीं था। टीपू सुल्तान ब्रिटिश कंपनी की आर्थिक ताकत का राज समझ गया था, अतः उसे अपनी कंपनी के व्यापारिक हितों पर चोट करनी शुरू कर दी। उसने 1785 में मैसूर की बंदरगाहों से काली मिर्च, चंदन की लकड़ी और इलायची के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया और 1788 में तो अंग्रेज़ों से व्यापारिक लेन देन खत्म ही कर दिया। इससे कंपनी के साथ साथ इसके अधिकारियों व कर्मचारियों को भी नुकसान हुआ, क्योंकि ये लोग मसालों का निजी व्यापार भी करते थे। अतः कंपनी का अधिकारी वर्ग मैसूर के विरुद्ध राजनीतिक कार्रवाई की मांग करने लगा। कंपनी के राजनीतिक हितों के लिए खतरा। प्लासी और बक्सर को जीतकर बंगाल में कंपनी राज की शुरुआत हो चुकी थी। दक्षिण में भी उन्होंने कर्नाटक के युद्ध जीत लिए थे। फिर भी दक्षिण में कंपनी की राजनीतिक स्थिति अभी भी कमज़ोर थी। ऐसे में मैसूर का एक शक्तिशाली केंद्रीकृत राज्य के रूप में उभरना कंपनी के राजनीतिक हितों के लिए ठीक नहीं था। विशेषतः मैसूर की निश्चित राजनीतिक महत्वाकांक्षी योजनाओं को देखते हुए वे सचेत हो गए। अतः कंपनी के गवर्नर जनरल और मद्रास के अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी इस बात पर सहमत थे कि मैसूर को समाप्त करना जरूरी है। टीपू उनके लिए कभी भी खतरा बन सकता है। तो अंगल मैसूर युद्ध, जो 4 युद्ध हुए 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799 में, जिनका वर्णन इस प्रकार से है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1799 के बीच। इस युद्ध में मराठा और हैदराबाद का निजाम अंग्रेजों की ओर थे। 1766 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया, लेकिन हैदर अली ने मराठों से संधि कर ली, जिसमें उसने 35 लाख रुपए मराठों को देना स्वीकार किया। मराठे वापस लौट गए। अगले वर्ष निजाम और अंग्रेजों की सेना ने मैसूर पर हमला किया, परंतु सफलता नहीं मिली। इससे निजाम निराश हो गया और वह अंग्रेजों का साथ छोड़कर हैदर अली की ओर हो गया। लेकिन कुछ ही समय के बाद वह पुनः अंग्रेजों से जा मिला, क्योंकि तिरुचिरापल्ली के नज़दीक हैदर अली और निजाम दोनों की सेनाएं ब्रिटिश सेना से हार गई थी। निजाम ने कंपनी की शर्तों को स्वीकार कर लिया। जब हैदर अली अकेला पड़ गया, साथ ही अंग्रेजों के साथ उसने संबंध स्थायी दुश्मनी में बदल गए। फिर भी उसने हौसला नहीं छोड़ा और उसने बंबई से आने वाली ब्रिटिश फौज को हराया। फिर मार्च 1769 में मद्रास पर हमला बोल दिया। 4 अप्रैल 1769 को अंग्रेज संधि करने के लिए विवश हो गए। इस संधि के अनुसार दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस लौटा दिए। कारूट यानी कुन्नूर जिला हैदर अली ने कर्नाटक के नवाब को दे दिया। दोनों ओर से यह आश्वासन दिया गया कि विदेशी आक्रमण के समय वे एक दूसरे की सहायता करेंगे। इस प्रकार जल्दबाजी में की गई संधि से पहला मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा मैसूर युद्ध लगभग 10 साल के बाद अंग्रेजों और मैसूर में फिर युद्ध छिड़ गया। मामला मसाला पैदा होने वाले कारोबार मालाबार क्षेत्र पर मैसूर के नियंत्रण से कंपनी और उसके अधिकारी नाराज थे। फ्रांसीसियों के साथ मैसूर के संबंध भी उनकी नाराजगी का दूसरा बड़ा कारण था। 1780 ईस्वी में अंग्रेजों ने माही पर अधिकार की योजना बनाई। यह पश्चिमी तट पर स्थित मैसूर के संरक्षण में फ्रांसीसी बस्ती थी। अप्रत्यक्ष रूप से मैसूर के विरुद्ध ही आक्रमण ही की योजना थी। हैदर अली ने इसका विरोध किया। साथ ही उसने इस बार अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा और निजाम को मिलाकर एक संयुक्त मोर्चा बना लिया। यह उसकी कूटनीतिक सफलता थी। निजाम इसलिए अंग्रेजों से नाराज था क्योंकि उसने 7 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना बंद कर दिया। मराठों को आंतरिक मामलों में बढ़ते ब्रिटिश हस्तक्षेप से मराठे भी अंग्रेजों के विरुद्ध थे। साथ ही आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत भी हो चुकी थी, इसलिए तीनों का मोर्चा बनना जरूरी था। योजना के मुताबिक मराठों ने बराड़ और मध्य भारत की ओर से अंग्रेजों पर आक्रमण करना था। निजाम ने उत्तर सरकार तथा हैदर अली ने मद्रास पर आक्रमण करना था। लगभग 100 तोपों 80,000 से अधिक सिपाहियों ने फौज लेकर हैदर अली ने दावा बोल दिया। हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने कांजीपुरम के पास बेल्ली को बुरी तरह हराया। दिसंबर 1780 में हैदर अली ने अरकट पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार अंग्रेज सबसे मुसीबत स्थिति में फंस गए। कंपनी के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने साहस नहीं छोड़ा। उसने कूटनीतिक चाल चलते हुए मराठा और निजाम को हैदर अली से अलग कर लिया। हैदर अली अकेला पड़ गया, पर उसने युद्ध जारी रखने का निर्णय लिया। उनकी संयुक्त सेनाओं ने हैदर अली को कई स्थानों पर हराया, लेकिन तंजौर में टीपू सुल्तान के हाथों ब्रिटिश सेना की हार हुई। तंजौर पर टीपू ने अधिकार कर लिया। बंगाल, बम्बई, मद्रास तीनों ब्रिटिश सेना युद्ध में उतर चुकी थी।
और दूसरी ओर 1782 में फ्रांसीसी एडमिरल सफरिन अपनी सेना के साथ हैदर के समर्थन में मद्रास पहुंचा, कई स्थानों को अधिकार में लेने में सफल रहा, जबकि बम्बई से आने वाली ब्रिटिश सेना मालाबार पर अधिकार करने में असफल रही। इसी बीच 7 दिसंबर को 1782 को हैदर अली की कैंसर से मृत्यु हो गई। यह मैसूर के लिए बड़ा आघात था, लेकिन उसके बेटे टीपू सुल्तान ने भी युद्ध जारी रखने का निर्णय लिया। उसने ब्रिगेडियर मैथ्यू को बुरी तरह हराया और जेल में डाल दिया। इसी बीच फ्रांस और ब्रिटेन में जून 1783 में समझौता हो गया और फ्रांसीसी भी टीपू का साथ छोड़ गए। यह उसके लिए और भी गंभीर क्षति थी। दूसरी ओर लगातार युद्धों से ब्रिटिश कंपनी की भी वित्तीय स्थिति बिगड़ चुकी थी। अतः युद्ध को आगे बढ़ाने की बजाय संधि वार्ता आरंभ हुई और अंततः 1784 में मैंगलोर की संधि हुई। इसके अनुसार एक बार फिर एक दूसरे को विजित प्रदेश एवं बंदी वापस लौटा दिए। ये संधि एक अस्थायी संधि थी, क्योंकि दोनों के बीच टकराव के कारण ज्यों के त्यों थे और किसी भी चिंगारी से पुनः विस्फोट की स्थिति हो सकती थी। बस अगली लड़ाई के लिए किसी बहाने की जरूरत थी। तीसरा कंपनी और मैसूर का युद्ध हुआ 1790 से 92 ईस्वी में, और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ। 1790 में जब वह भारत आया तो उसमें कंपनी के लिए ब्रिटिश टीपू सुल्तान भारत में मुख्य दुश्मन था। मसालों के निर्यात पर प्रतिबंध और कंपनी के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर देने से कंपनी और उसके अधिकारी नाराज थे और कार्रवाई की मांग कर रहे थे। कॉर्नवालिस ने मैसूर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा से पूर्व निजाम और मराठों को अपनी ओर मिलाने की योजना बनाई और दोनों से अलग अलग संधियां की। दोनों ने टीपू के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता का आश्वासन दिया और यह भी सहमति बनी कि विजित क्षेत्रों को आपस में बांट लेंगे। अंग्रेजों ने दिसंबर 1790 में मैसूर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध का तत्कालिक कारण 1789 में टीपू द्वारा ट्रावनकोर के राज्य पर हमला करना था, जिसे वर्तमान में केरल कहते हैं। यहाँ का राजा अंग्रेजों का सहयोगी था। वह प्राय मैसूर विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता था और वह मैसूर के राजनीतिक विरोधियों को शरण देता था और अंततः टीपू को उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। युद्ध की कमान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने स्वयं अपने हाथों में लेकर बेंगलोर पर चढ़ाई कर दी। मार्च 1791 ईस्वी में बेंगलोर पर अधिकार करने में सफल हो गया। दूसरी ओर टीपू ने कोयम्बटूर में लड़ाई में जीत तो हासिल की, परंतु पूरी तरह निढाल हो गया। अंग्रेज सेना विजय प्राप्त करती हुई टीपू की राजधानी श्रीरंगापट्टनम के किले की दीवार तक जा पहुंची। ऐसी स्थिति में टीपू ने संधि की पेशकश की, जिसे कॉर्नवालिस ने स्वीकार किया। मार्च 1782 में श्रीरंगापट्टनम की संधि हुई, जिसके अनुसार मैसूर का लगभग आधा राज्य अंग्रेज और उसके सहयोगियों को मिला। टीपू ने युद्ध हानि के रूप में 30 लाख पाउंड से अधिक की धनराशि देनी स्वीकार की और इसके साथ ही युद्ध बंदियों को छोड़ने का आश्वासन भी दिया। यह संधि जो टीपू के लिए निराशाजनक थी, उसे प्रताड़ित होना पड़ा। संधि की अनुपालना होने तक उसने अपने 2 बेटे बंधक के रूप में अंग्रेजों को सौंपने पड़े। इसी संधि से दक्षिण भारत में नया राजनीतिक संतुलन बना जो कंपनी के हित में था। कॉर्नवालिस ने मैसूर की कमर तोड़ दी और साथ ही अपने सहयोगी मराठों और निजाम को भी एक सीमा से अधिक ताकतवर नहीं बनने दिया। वह चाहता था मैसूर की राजधानी और उसके सारे खजाने पर अधिकार कर सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि इस खजाने का बड़ा हिस्सा सहयोगों में भी बांटना पड़ता था। अतः उसने टीपू सुल्तान से संधि करना उपयुक्त समझा। अभी मैसूर को हड़पने का अंतिम ड्रामा भी बाकी था। जो चौथा कंपनी और मैसूर के बीच में युद्ध हुआ 1799 ईस्वी में, श्रीरंगापट्टनम की संधि से टीपू दुखी तो अवश्य था, लेकिन हार मानने को मजबूर नहीं था। उसने अपनी राजधानी की किलेबंदी की तथा सैनिक प्रशिक्षण पर बल दिया। साथ ही फ्रांस से संबंध बढ़ाने का प्रयास किया। उसने फ्रेंच जैकोबिन क्लब का सदस्य बनकर स्वयं को सिटीजन टीपू कहा। कुछ फ्रांसीसी स्वयंसेवक मैसूर आए और उन्होंने मुक्ति का वृक्ष लगाया। एक छोटी फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी भी मैसूर आई। टीपू ने अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, टर्की आदि से अंग्रेजों के विरुद्ध राजनीतिक संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। तत्कालीन भारत में उसके ये प्रयास उल्लेखनीय थे। अंग्रेज भी सतर्क थे। उन्होंने भी टीपू की गतिविधियों की सूचना थी। नया गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली इस सोच के साथ भारत आया था कि उसने टीपू को सदा के लिए मिटा देना है। वह 1798 ईस्वी में भारत आया। वह सोच से साम्राज्यवादी था। उसने सबसे पहले मराठों और निजाम को लालच देकर अपनी ओर किया। उसने पेशवा को विजित प्रदेशों में से आधा भाग देने का लालच दिया। मराठा और पेशवा ब्रिटिश रणनीति को समझ नहीं पाए। 1799 ईस्वी में वेल्जली ने टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। अंग्रेजों ने टीपू की राजधानी श्रीरंगापट्टनम पर अधिकार कर लिया।
टीपू ने अंग्रेज़ों के समक्ष समर्पण से इनकार किया, अतः वह 4 मई 1799 को लड़ता हुआ मारा गया। इसके साथ ही मैसूर राज्य व उसके सहयोगी फ्रांसीसियों का भारत में अस्तित्व समाप्त हो गया। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना की दिशा में यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैसूर का अधिकांश क्षेत्र अंग्रेजों और निजाम ने बांट लिया। मराठों और अंग्रेजों के बीच युद्ध छिड़ चुके थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिला। शेष क्षेत्र पर वाडियार वंश के एक अल्पसंख्यक राजकुमार को गद्दी पर बैठाया और वेल्जली ने उसे सहायक संधि कर ली। वस्तुतः मैसूर के पतन के साथ ही भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना करने की दिशा में कंपनी की राजनीति का एक नया दौर शुरू हुआ और यह दौर प्रत्यक्ष अधिग्रहण के बजाय सहायक संधि प्रणाली का था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला चैप्टर लेकर के फिर अगली वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।